इंडस्ट्रियल सिस्टम ने मॉडर्न दुनिया को शेप दिया है, लेकिन सिर्फ मशीन और फैक्ट्रीज के बदौलत नहीं, बल्कि इंसान के जीने के तरीके को बदलकर। जब कार्ल मार्क्स ने इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म को एनालाइज किया, उन्होंने देखा कि ये सिस्टम सिर्फ रिच और पुअर के बीच इकोनॉमिक गैप क्रिएट नहीं करता, बल्कि इंसान को उसकी अपनी ही जिंदगी से अलग कर देता है। इस कॉन्सेप्ट को मार्क्स ने एलिनेशन कहा। एलिनेशन का मतलब है अलग हो जाना, लेकिन यहाँ सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस की बात नहीं हो रही, बल्कि साइकोलॉजिकल और एग्जिस्टेंशियल डिस्टेंस की। मार्क्स के हिसाब से इंडस्ट्रियल सिस्टम में वर्कर 4 तरीकों से एलिनेटेड होता है। पहला, अपने प्रोडक्ट से एलिनेशन। वर्कर जो चीज़ बनाता है वो उसकी नहीं होती। फैक्ट्री में जो माल प्रोड्यूस होता है उस पर उसका हक नहीं होता है। वो सिर्फ एक वेज के बदले अपना समय और एनर्जी देता है। प्रोडक्ट मार्केट में जाकर प्रॉफिट बनाता है, लेकिन वर्कर को सिर्फ फिक्स्ड सैलरी मिलती है। इसलिए जो चीज़ उसने क्रिएट की वही उससे दूर हो जाती है। दूसरा, प्रोसेस ऑफ वर्क से एलिनेशन। काम क्रिएटिव या सेल्फ एक्सप्रेशन का मीडियम नहीं रहता। वर्कर असेंबली लाइन का एक छोटा सा हिस्सा बन जाता है। उसका काम रिपीटेटिव, मैकेनिकल और कंट्रोल्ड होता है। वो डिसाइड नहीं करता कि कैसे काम होगा, डिसाइड करता है सिस्टम। इसीलिए काम उसकी इंडिविजुअलिटी को एक्सप्रेस नहीं करता, बल्कि उसको सप्रेस करता है। तीसरा, अपनी खुद की ह्यूमन नेचर से एलिनेशन। मार्क्स के हिसाब से इंसान एक क्रिएटिव बीइंग है। वो नेचर को ट्रांसफॉर्म करता है और उस प्रोसेस में खुद को भी डेवलप करता है। लेकिन जब काम सिर्फ सर्वाइवल के लिए मजबूरी बन जाता है, तो इंसान अपनी क्रिएटिव पोटेंशियल से दूर हो जाता है। वो सिर्फ जीने के लिए काम करता है, जीने को मीनिंगफुल बनाने के लिए नहीं। चौथा, दूसरे लोगों से एलिनेशन। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म कंपटीशन क्रिएट करता है। वर्कर का कंपटीटर बन जाता है। लोग एक दूसरे को इंसान की तरह नहीं, बल्कि इकोनॉमिक राइवल्स की तरह देखने लगते हैं। इसे सोशल रिलेशन भी मार्केट रिलेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहीं से रिच, मिडिल क्लास और पुअर का स्ट्रक्चर भी समझ आता है। रिच क्लास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल करती है। वर्किंग क्लास अपनी लेबर बेचती है। मिडिल क्लास अक्सर इन दोनों के बीच में मीडिएटर की तरह होती है। मैनेजर, प्रोफेशनल्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो सिस्टम को चलाते भी हैं और कभी कभी उसके प्रेशर को फील भी करते हैं। लेकिन एलिनेशन का एक्सपीरियंस सबसे इंटेंस वर्किंग क्लास को ही होता है, क्योंकि उनका काम उनकी आइडेंटिटी से डिस्कनेक्टेड हो जाती है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल सिस्टम सिर्फ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का सवाल नहीं है, बल्कि ह्यूमन कंडीशंस का भी सवाल है। क्या प्रोग्रेस का मतलब सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाना है, या फिर प्रोग्रेस का मतलब इंसान को उसकी क्रिएटिविटी, डिग्निटी और फ्रीडम से रिकनेक्ट करना है? मार्क्स का एलिनेशन का कॉन्सेप्ट हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि मॉडर्न सिस्टम में हम सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं या सच में जी भी रहे हैं। मेरा नाम है प्रियांशु और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं मार्क्सिज्म। कार्ल मार्क्स एक फिलोसोफर और इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि उन्होंने अपने दोस्त एंगल्स के साथ मिलकर मार्क्सिज्म की सोच को डेवलप किया और क्लास स्ट्रगल यानी वर्ग संघर्ष के कॉन्सेप्ट को और गहरा बनाया। अपनी फेमस बुक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उन्होंने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का आइडिया समझाया, जिसमें ये बताया कि हिस्ट्री असल में आइडियाज से नहीं, बल्कि इकोनॉमिक कंडीशंस और प्रोडक्ट के तरीके से शेप होती है। मार्क्स कहते थे कि किसी भी समाज की इकोनॉमिक बेस यानी पैसे का सिस्टम और प्रोडक्शन के रिसोर्सेज उसकी पूरी सोशल स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है। लोगों के रिश्तों से लेकर उनकी सोच तक। उनका मानना था कि हर सोसाइटी में क्लास स्ट्रगल लगातार चलता रहता है और ये स्ट्रगल आखिरकार प्रोलेटरिएट रिवॉल्यूशन तक पहुंचता है, जहां मजदूर वर्ग जीतेगा और एक ऐसी सोसाइटी जिसमें कोई क्लास डिवीजन नहीं होगा। ये पूरा प्रोसेस उनके हिसाब से हिस्ट्री के अलग अलग स्टेजेस का हिस्सा है,
जहां हर स्टेज अपनी कॉन्ट्राडिक्शंस की वजह से अगले स्टेज में बदलती है। फ्रेंच थिंकर जीन टॉर्चार्ड ने अपनी किताब हिस्ट्री दिस पॉलिटिक्स में मार्क्स को कोट करते हुए लिखा कि जब इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एक सर्टेन लेवल पर पहुंचता है तब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन के बीच टकराव शुरू हो जाता है, और जब पुराने रिलेशंस प्रोडक्शन की ग्रोथ में रुकावट बन जाते हैं तब सोशल रिवॉल्यूशन का आरंभ होता है। मार्क्स को आज मॉडर्न सोशलिज्म और कम्युनिज्म के डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है, और उन्होंने मार्क्सिज्म के नाम से एक ऐसी आइडियोलॉजी दी जो आज भी दुनिया भर में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिबेट्स को इन्फ्लुएंस करती है। आइडियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ मार्क्सिज्म। मार्क्स ने अपने आइडियाज़ हवा में से नहीं निकाले थे, बल्कि उन्होंने अपनी सोच को डेवलप किया दो बड़े फिलोसोफर्स के इन्फ्लुएंस से, हीगल और ल्यूडविग। हीगल की डायलैक्टिकल मेथड और ल्यूडविग के मैटेरियलिज्म को मार्क्स ने सिर्फ अडॉप्ट नहीं किया, बल्कि उन्हें क्रिटिसाइज करके, मॉडिफाई करके एक नई सोच बनाई, जिसे हम डायलैक्टिकल मैटेरियलिज्म कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन यूनिक था क्योंकि मार्क्स ने दोनों की फिलॉसफी को उल्टा कर दिया और उन्हें एक नई डायरेक्शन दे दी। डायलैक्टिक का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, जो प्राचीन ग्रीक फिलॉसफी तक जाता है। हिरेक्टिलस, जिसे डायलैक्टिक का फादर माना जाता है, कहते थे कि दुनिया में सब कुछ चेंज हो रहा है, सब कुछ एक प्रोसेस है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, हर चीज़ लगातार बदल रही है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही है। 19th सेंचुरी में हीगल ने इसी डायलैक्टिक को एक मॉडर्न शेप दिया। उन्होंने पहली बार नेचर, हिस्ट्री और ह्यूमन स्पिरिट को एक कांस्टेंट मोशन और डेवलपमेंट के प्रोसेस के रूप में समझाया। हीगल कहते थे कि डेवलपमेंट का मतलब है लो स्टेज से हाई स्टेज की तरफ बढ़ना, और ये मूवमेंट सिर्फ स्पेस में नहीं, टाइम के अंदर भी होता है, यानी डेवलपमेंट एक तरह का इम्प्रूवमेंट है। हीगल का मानना था कि हर चीज़ के अंदर एक कॉन्ट्राडिक्शन होता है, एक अंदर का कन्फ्लिक्ट, और जब ये कॉन्ट्राडिक्शन अपनी लिमिट तक पहुंचता है तब एक नई स्टेज जन्म लेती है, जिसे सिंथेसिस कहते हैं। मतलब एक आइडिया मीन्स थेसिस, उसका ऑपोजिट मीन्स एंटीथेसिस टकराते हैं, और उनके टकराव से एक नया आइडिया मीन्स सिंथेसिस पैदा होता है। लेकिन हीगल आइडियलिस्टिक थे। उनका कहना था कि रियलिटी का बेस मैटर नहीं, बल्कि आइडिया या स्पिरिट होता है। उनके हिसाब से दुनिया एक ऑब्जेक्टिव स्पिरिट का एक्सप्रेशन है, और डायलैक्टिक कोई मेथड नहीं, बल्कि रियलिटी का अपना तरीका है एग्जिस्ट करने का। हर चीज़ अपने अंदर के कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू डेवलप होती है। मार्क्स ने यहीं से अपनी जर्नी शुरू की, लेकिन उन्होंने हीगल को सीधा एक्सेप्ट नहीं किया। मार्क्स ने कहा कि हीगल ने दुनिया को उल्टा खड़ा कर दिया है, जहां उन्होंने मैटर को आइडिया का प्रोडक्ट बना दिया है। मार्क्स ने इसे सीधा कर दिया। उन्होंने ऑब्जेक्टिव स्पिरिट का कॉन्सेप्ट रिजेक्ट कर दिया और कहा कि असली रियलिटी आइडियाज़ नहीं, बल्कि मैटेरियल कंडीशंस हैं, यानी फिजिकल वर्ल्ड और इकोनॉमिक सिस्टम। मार्क्स के लिए डायलैक्टिक कोई स्पिरिचुअल प्रोसेस नहीं था, बल्कि नेचर और सोसाइटी के रियल मूवमेंट का साइंस था। जब उन्होंने हीगल की डायलैक्टिक को फ्यूरबेच के मैटेरियलिज्म के साथ कंबाइन किया, तब जाकर डायलैक्टिकल मैटेरियलिज्म का जन्म हुआ। एक ऐसी फिलॉसफी जो कहती है कि दुनिया की हर चीज़ मैटेरियल कंडीशंस के बेस पर डेवलप होती है, और कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू ही हिस्ट्री आगे बढ़ती है। इस तरह मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन हीगल के डायलैक्टिक और फ्यूरबेच के मैटेरियलिज्म से बनी। लेकिन मार्क्स ने दोनों को ट्रांसफॉर्म करके एक रिवॉल्यूशनरी फ्रेमवर्क क्रिएट किया, जो सिर्फ आइडियाज़ को नहीं, बल्कि पूरी सोसाइटी और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को समझाने का टूल बन गया। इस तरह मार्क्स की मेन थ्योरी का दूसरा इम्पोर्टेंट हिस्सा ल्यूडविग के मैटेरियलिज्म से आता है। उस वक्त जैसे इंगल्स ने कहा था, फ्यूरबेच का मैटेरियलिज्म यंग फिलोसोफर के लिए एक नई और इंस्पायरिंग चीज़ है। लेकिन मार्क्स ने इसे भी सीधा एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने इसे एनालाइज किया और क्रिटिसाइज भी किया।
अपनी छोटी पर पावरफुल किताब थीसिस ऑन फेडरबेज में मार्क्स ने लिखा कि पुराने मटेरियलिस्टिक थिंकर्स ऑब्जेक्ट को सिर्फ कंटेम्पलेशन यानी सोचने और देखने की चीज़ समझते थे, लेकिन उसे ह्यूमन प्रैक्टिकल एक्टिविटी से नहीं जोड़ते थे। मार्क्स कहते हैं कि परसेप्शन खुद एक एक्टिव रिलेशन है जो इंसान का बाहरी दुनिया के साथ होता है, सिर्फ देखना नहीं बल्कि एंगेज करना। मार्क्स का मानना था कि फ्यूरबेच ने सिर्फ ये देखा कि नेचर के ऑब्जेक्ट्स इंसान को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन ये नहीं समझा कि इंसान भी अपनी एक्टिविटी के थ्रू दुनिया को चेंज करता है। रिलीजन के मामले में मार्क्स ने उनकी आलोचना की। फ्यूरबेच कहते थे कि रिलीजन इंसान की बनाई हुई चीज़ है और अगर लोग इस बात को समझ लें तो रिलीजन ख़त्म हो सकता है। लेकिन मार्क्स ने कहा कि सिर्फ अवेयरनेस से कुछ नहीं बदलेगा। रिलीजन का स्पिरिचुअल बेस एक फैक्टर है, लेकिन जब तक रियल मटेरियल कंडीशंस जैसे इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होंगे तब तक रिलीजन का इन्फ्लुएंस ख़त्म नहीं होगा। यानी सिर्फ कॉन्शियसनेस को माउल्ड कर देना रियलिटी को चेंज नहीं करता जब तक प्रैक्टिस उसके साथ ना हो। मार्क्स ने इसेंस ऑफ मैन को कॉन्सेप्ट पर भी फ्यूरबेच को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि इंसान की कोई एब्स्ट्रैक्ट फिक्स्ड नेचर नहीं होती जो हर इंडिविजुअल के अंदर सेम हो। असल में इंसान की इसेंस उसके सोशल रिलेशन का टोटल सम होती है। यानी इंसान को समझना है तो उसके सोशल और इकोनॉमिक रिलेशन को समझना होगा। फ्यूरबेच का ये कहना है कि इंसान सर्कमस्टांसेस और अपब्रिंगिंग का प्रोडक्ट है। ये बात भी मार्क्स को अधूरा लगा। मार्क्स ने कहा कि ये भूल जाना गलत है कि सर्कमस्टांसेस को भी इंसान ही चेंज करता है। रियल समझ तब आती है जब हम ये देखें कि सर्कमस्टांसेस का चेंज और ह्यूमन एक्टिविटी का चेंज एक साथ होता है, और इसी को मार्क्स ने रिवॉल्यूशनरी प्रैक्टिस कहा। इसका मतलब ये है कि चेंज कोई बाहर से आने वाली चीज़ नहीं है। कोई फिलोसोफर या थिंकर सोसाइटी को ऊपर से बदल दे, ऐसा नहीं होता। चेंज तब आता है जब सोशल मासेस, खासकर वर्किंग क्लास, ये समझ ले कि उनके पर्सनल इंटरेस्ट्स और कलेक्टिव इंटरेस्ट्स एक ही हैं। तब वो खुद हिस्टोरिकल इनिशिएटिव लेते हैं और वहीं रिवॉल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन का सेंटर बनते हैं। मार्क्स के लिए थ्योरी का असली मकसद दुनिया को सिर्फ समझाना नहीं बल्कि उसे बदलना था, और ये बदलाव सिर्फ प्रैक्टिस और कलेक्टिव एक्शंस के थ्रू ही मुमकिन है। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। मार्क्स की डायलेक्टिकल असल में एक थ्योरी है जो कहती है कि दुनिया में हर चीज़ कांस्टेंट मोशन में है। सब कुछ मूव कर रहा है, डेवलप हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल आइडिया नहीं बल्कि एक मेथड है जिसे हम नेचर, सोसाइटी और ह्यूमन थिंकिंग के जनरल लॉज को समझ सकते हैं। मार्क्स के हिसाब से दुनिया कोई स्टैटिक या जम चुकी हुई रियलिटी नहीं है। यह एक लिविंग प्रोसेस है जहाँ पर फिनोमिनन और हर इवेंट लगातार बदल रहे हैं। ये लॉज सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड पर नहीं बल्कि ह्यूमन कॉन्शियस और सोसाइटी पर भी अप्लाई होता है। मार्क्सिस्ट मटेरियलिज्म कहता है कि क्योंकि दुनिया की हर चीज़ मैटर से बनी है, इसीलिए डायलेक्टिक असल में मैटर के मोशन की बात करती है। मोशन का रीजन क्या है? हर चीज़ के अंदर एक ड्यूअलिटी होती है, इनर कॉन्ट्राडिक्शन, ऑपोजिट फोर्सेस। जैसे फिजिक्स में सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट होते हुए भी एक सिस्टम को चलाते हैं, इसी तरह हर मैटर के अंदर ऑपोजिट प्रॉपर्टीज होती हैं और इन कॉन्ट्राडिक्शन का स्ट्रगल ही मोशन का कॉज है। मार्क्स के लिए मोशन ही मैटर का एग्जिस्टेंस है। अगर मोशन नहीं तो एग्जिस्टेंस नहीं। डेवलपमेंट मार्क्सिज्म में सिर्फ धीरे धीरे बढ़ने का नाम नहीं है, ये क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ जंप करना है। यानी पहले छोटे छोटे क्वांटिटेटिव चेंज होते हैं और एक पॉइंट पर वो क्वालिटेटिव चेंज में कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंगल्स कहते हैं कि नई चीज़ पुरानी चीज़ से ही निकलती है, लेकिन डेवलपमेंट को सर्कल या रिपीट होने वाला प्रोसेस नहीं है। यह एक अपवर्ड लाइन है जहां प्रोग्रेस स्टेप्स या जंप्स में होती है और हर जंप एक नई क्वालिटी का जन्म देता है।
हर नई क्वालिटी पुरानी को निगेट करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुरानी चीज़ को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। निगेशन का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। नई स्टेज पुरानी स्टेज के अचीवमेंट्स और पॉजिटिव एलिमेंट्स को अपने अंदर एब्जॉर्व करती है। लेकिन स्ट्रगल खत्म नहीं होता, क्योंकि नई क्वालिटी के अंदर भी कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा होते हैं जो फ्यूचर में एक स्ट्रगल को जन्म देते हैं। इस तरह डेवलपमेंट को 3 ब्रॉड स्टेजेस में समझा जा सकता है: क्रिएशन, ग्रोथ और डाइंग। लेकिन डाइंग भी किसी एब्सोल्यूट एंड का नाम नहीं, बल्कि एक नई बिगिनिंग की तैयारी है। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का एक और सेंट्रल आइडिया है कि मैटर ही अल्टीमेट रियलिटी है। मैटर ऑब्जेक्टिव है, ऑटोनोमस है और वर्ल्ड की डाइवर्सिटी का बेस भी वही है। इंगल्स ने कहा था कि मैटर्स असल में उन सब सब्सटेंसेस और मोशन के फॉर्म्स का टोटल सम है जो हम अपनी सेंसेस से परसीव कर सकते हैं। टाइम और स्पेस में भी मैटर के एग्जिस्टेंस के फॉर्म्स हैं। मैटर के बिना टाइम और स्पेस का कोई मतलब नहीं, और टाइम स्पेस के बिना मैटर भी कोई एग्जिस्ट नहीं करता। यूनिवर्स की इटर्निटी का रीजन भी यही अनस्टॉपेबल मोशन है। मैटेरियलिज्म का दूसरा मेन पॉइंट ये है कि मैटर प्राइमरी और ह्यूमन कॉन्शियसनेस सेकेंडरी। मैटर इंडिपेंडेंट रियलिटी है, वो हमारी सोच से पहले भी एग्जिस्ट करता था और बाद में भी करेगा। कॉन्शियस या कॉन्शियसनेस असल में हमारे माइंड की एबिलिटी है जो एक्सटर्नल रियलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। यानी पहले मैटर है, फिर उसका रिफ्लेक्शन हमारे दिमाग में इमेज के रूप में बनता है। कॉन्शियसनेस कोई अलग से स्पिरिचुअल एंटिटी नहीं, बल्कि नर्वस सिस्टम, लेबर और ह्यूमन प्रैक्टिस का प्रोडक्ट है। मैटर इन मोशन का ही एक एडवांस फॉर्म है। इसीलिए डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म कहता है कि दुनिया को समझने के लिए हमें आइडियाज से शुरू नहीं करना चाहिए, बल्कि मटेरियल कंडीशन से शुरू करना चाहिए। आइडियाज, मोरालिटी, रिलीजन, पॉलिटिक्स सब अल्टीमेटली मटेरियल रियलिटी और सोशल प्रैक्टिस से ही निकलते हैं, और जब मटेरियल कंडीशंस बदलते हैं तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस भी बदलती है। यही मार्क्सिज्म का कोर है, मोशन, कॉन्ट्राडिक्शंस और ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू रियलिटी को समझना। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म असल में डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को हिस्ट्री पर अप्लाई करने की कोशिश करता है। कार्ल मार्क्स ने सिर्फ फिलॉसफी नहीं दी, बल्कि हिस्ट्री को एक साइंटिफिक तरीके से समझने की मेथड दी। उन्होंने कहा कि अगर हम इंसानी हिस्ट्री को गहराई से देखें तो हमें कुछ रेगुलर पैटर्न्स दिखाई देते हैं। इन्हीं पैटर्न्स को समझकर मार्क्स ने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। इंगल्स ने मार्क्स के इस आइडिया को कंपेयर किया चार्ल्स डार्विन की इवोल्यूशनरी थ्योरी से। जैसे डार्विन ने नेचर में इवोल्यूशन का लॉ डिस्कवर किया, वैसे ही मार्क्स ने ह्यूमन सोसाइटी के डेवलपमेंट के लॉज को समझा। मार्क्स कहते हैं कि सोसाइटी का बेस मटेरियल कंडीशन होती है, खासकर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के टूल्स और रिसोर्सेज। इन्हीं मटेरियल कंडीशंस के बेसिस पर सोसाइटी का सुपर स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें स्टेट, लॉ, पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजी सब शामिल होते हैं। यानी इकोनॉमिक बेस डिसाइड करता है कि सोसाइटी का लीगल सिस्टम कैसा होगा, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कैसे होंगे और लोग कैसे सोचेंगे। प्राइवेट प्रॉपर्टी और लोगों का उस प्रॉपर्टी के साथ रिलेशन ही सोशल डिविजन्स का मेन सोर्स है। मार्क्स के हिसाब से हिस्ट्री असल में प्रोडक्शन के तरीकों के लगातार बदलाव की हिस्ट्री है। जो लोग मटेरियल गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो ऑप्रेस्ड ही क्यों ना हो, वही असली इवोल्यूशनरी फोर्स होते हैं। सोसाइटी तब चेंज होती है जब प्रोडक्शन के फोर्सेस और प्रोडक्शन के रिलेशंस के बीच कॉन्ट्राडिक्शंस पैदा हों। यही कॉन्ट्राडिक्शंस हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं। क्लास स्ट्रगल्स मार्क्स की थ्योरी का सेंटर है। मार्क्स ने ये क्लेम नहीं किया कि उन्होंने क्लास डिविजन्स का आइडिया इन्वेंट किया है। क्लास डिविजन्स का जिक्र तो अरिस्टोटल के ज़माने से मिलता है, और बाद में एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ने भी इस पर बात की।
मार्क्स का असली कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने क्लास डिवीजन का मटेरियल बेस समझाया और बताया कि इसका हिस्टोरिकल आउटकम क्या होगा। उनके मुताबिक 18th सेंचुरी के बाद सोसाइटी दो मेजर ग्रुप्स में पोलराइज होने लगी, बोर्जुगीज और प्रोलेटरिएट। बोर्जुगीज वो क्लास थी जो फ्यूडल सिस्टम के खिलाफ स्ट्रगल से उभरी और कैपिटलिज्म के थ्रू डोमिनेंट बनी। उन्होंने इकोनॉमिक पावर असली हासिल किया और फिर स्टेट और सुपर स्ट्रक्चर को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से शेप किया। दूसरी तरफ प्रोलेटरिएट या वर्किंग क्लास थी जो अपनी लेबर बेचती है और प्रोडक्शन के मींस पर उनका कंट्रोल नहीं होता। कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर ही ये क्लास डेवलप हुई। मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ये स्ट्रगल हर स्फेयर में होता है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और आइडियोलॉजिकल। बोर्जुगीज और प्रोलेटरिएट के इंटरेस्ट्स बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन उनके अलग अलग रिलेशंस को मींस ऑफ प्रोडक्शन की वजह से पैदा होता है। कैपिटलिज्म शुरू में प्रोडक्शन फोर्सेस को डेवलप करता है, लेकिन धीरे धीरे वही सिस्टम उन्हें रिस्ट्रिक्ट करने लगता है। इकोनॉमिक क्राइसिस, एक्सप्लॉयटेशंस और इनइक्वालिटी इस कॉन्ट्रडिक्शंस को और इंटेंस बना देते हैं। इस स्टेज पर पीसफुल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता और रिवॉल्यूशन एक हिस्टोरिकल नेसेसिटी बन जाता है। अपनी बुक द होली फैमिली में मार्क्स ने लिखा कि स्टेट असल में क्लास कॉन्ट्रडिक्शंस को कंट्रोल करने के लिए बनी है, लेकिन वो हमेशा इकोनॉमिकली पावरफुल क्लास के कंट्रोल में होती है। कैपिटलिज्म में ये बोर्जुगीज के कंट्रोल में होती है और वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करने का टूल बन जाती है। इसीलिए प्रोलेटरिएट रिवॉल्यूशन का एम सिर्फ इकोनॉमिक सिस्टम को बदलना नहीं बल्कि पूरी सुपर स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करना होता है। मार्क्स का मानना था कि हिस्ट्री एक डायरेक्शन में मूव करती है। जैसे बोर्जुगीज ने फ्यूडल नोबल्स को रिप्लेस किया, वैसे ही एक दिन प्रोलेटरिएट बोर्जुगीज को रिप्लेस करेगा। इंडस्ट्रियल सोसाइटी ग्रेजुअली इवॉल्व होगी, मिडिल क्लासेस कमज़ोर होंगी, वर्कर्स की संख्या बढ़ेगी और सोसाइटी दो मेन कैंप्स में डिवाइड हो जाएगी। वर्सनिंग इकोनॉमिक क्राइसिस और बढ़ती हुई क्लास कॉन्शियसनेस प्रोलेटरिएट को रिवॉल्यूशन की तरफ ले जाएगी, खासकर सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज में। इस तरह हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कहता है कि हिस्ट्री का इंजन आइडियाज़ नहीं बल्कि मटेरियल प्रोडक्शन और क्लास स्ट्रगल है, और जब कॉन्ट्रडिक्शंस अपने पीक पर पहुंचते हैं तो रिवॉल्यूशन सिर्फ पॉसिबिलिटी नहीं बल्कि हिस्टोरिकल इनएविटेबिलिटी बन जाता है। द सुपर स्ट्रक्चर। मार्क्स के हिसाब से सुपर स्ट्रक्चर का मतलब है वो पूरा पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम जो सोसाइटी के इकोनॉमिक बेस पर खड़ा होता है, जैसे स्टेट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, लॉ, कस्टम्स, आइडियोलॉजी वगैरह। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये सब चीज़ें इंडिपेंडेंट नहीं होती, ये कैपिटलिस्ट रिलेशंस और प्रोडक्शन से डिटरमाइन होती हैं। यानी अगर इकोनॉमिक सिस्टम कैपिटलिस्ट है तो स्टेट और लॉ भी उसी सिस्टम के इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करेंगे। इन्हें सिर्फ रिफॉर्म से नहीं बल्कि रिवॉल्यूशनरी तरीके से ही फंडामेंटली बदला जा सकता है, तब जब वर्कर्स उन प्रोडक्टिव फोर्सेस को आज़ाद करते हैं जो कैपिटलिस्ट ने बांध रखा है। मार्क्स के मुताबिक स्टेट और लॉ हिस्ट्री के प्रोग्रेस का रिजल्ट है। इनका फॉर्म हर हिस्टोरिकल स्टेज पर अलग होता है। स्टेट कोई न्यूट्रल या सबके लिए बराबर इंस्टीट्यूशन नहीं होता, ये एक क्लास का दूसरी क्लास पर कंट्रोल का टूल होता है। लॉ भी एक ऐसा सिस्टम है जो प्रोडक्शन और प्रॉपर्टी रिलेशंस को लीगल फॉर्म देता है और जिसे स्टेट अपनी पावर से इन्फोर्स करता है। मार्क्स ने कहा था कि लॉ असल में रूलिंग क्लास की विल होती है जो लीगल लैंग्वेज में लिख दी जाती है, यानी जो इकोनॉमिकली पावरफुल क्लास होती है वही पॉलिटिकली और लीगली भी डोमिनेंट होती है। मार्क्स ने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को समझाते हुए बताया कि अलग अलग स्टेजेस पर अलग टाइप्स के स्टेट रहे हैं। स्लेव सोसाइटी में स्लेव ओनर्स का स्टेट, फ्यूडलिज्म में फ्यूडल लॉर्ड्स का स्टेट और कैपिटलिज्म में बोर्जुगीज का स्टेट। हर स्टेट का टाइप उस इकोनॉमिक सिस्टम पर डिपेंड करता है जो उस वक्त डोमिनेंट होता है।
इसीलिए मार्क्स के लिए इकोनॉमिक ही सबसे बेसिक फैक्टर है जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को शेप करता है। लेकिन मार्क्स ने कैपिटलिस्ट स्टेट को सिर्फ रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने उसकी रैशनल क्रिटिसिज्म की। उनका मानना था कि कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी वर्किंग क्लास के लिए एक पॉलिटिकल स्कूल की तरह काम कर सकती है, जहां वो ऑर्गेनाइज होना, अपने इंटरेस्ट को समझना और रिवॉल्यूशनरी कॉन्शियसनेस को डेवलप करना सीख सकते हैं। यानी कैपिटलिज्म खुद अपने अंदर उन फोर्सेस को डेवलप करता है जो एक दिन उसके खिलाफ खड़ी होगी। एंगल्स ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि फ्यूचर में एक नई तरह की पार्लियामेंट्री रिपब्लिक आ सकती है जो प्रोलेटरिएट की डिक्टेटरशिप का फॉर्म होगी। लेकिन ये डिक्टेटरशिप किसी एक इंसान की नहीं बल्कि वर्किंग क्लास की कलेक्टिव पॉलिटिकल पावर होगी। ये स्टेज सोशलिज्म की तरफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, जहां स्टेट का रोल ग्रेजुअली कम होता जाएगा। इस तरह मार्क्स के लिए सुपर स्ट्रक्चर कोई परमानेंट या सैक्रेड चीज नहीं थी, ये इकोनॉमिक बेस का रिफ्लेक्शन है। और जब बेस बदलेगा तो सुपर स्ट्रक्चर भी बदलेगा। स्टेट और लॉ हिस्ट्री के टूल्स हैं, और जब क्लास कॉन्ट्रडिक्शंस खत्म हो जाएंगे तो इनकी प्रेजेंट फॉर्म भी अपना रिलेवेंस खो देगी। द रिवॉल्यूशन। हिस्ट्री को डीपली स्टडी करने के बाद कार्ल मार्क्स इस नतीजे पर पहुंचे कि एक ऐसा स्टेज आता है जब सोसाइटी की प्रोडक्टिव फोर्सेस यानी फैक्ट्रीज, टेक्नोलॉजी, लेबर पावर एग्जिस्टिंग रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन से टकराने लगती हैं। सिंपल शब्दों में बोलें तो जो इकोनॉमिक सिस्टम पहले डेवलपमेंट का जरिया थे वही धीरे धीरे रुकावट बन जाता है। प्रॉपर्टी रिलेशंस और लीगल सिस्टम जो पहले ग्रोथ को सपोर्ट करते थे अब प्रोडक्टिव फोर्सेस को फैटर करने लगते हैं। यहीं से सोशल रिवॉल्यूशन का दौर शुरू होता है। इकोनॉमिक बेस में चेंज आता है और उसके बाद पूरी सुपरस्ट्रक्चर, स्टेट, लॉ, पॉलिटिक्स ट्रांसफॉर्म होने लगती है। मार्क्स कहते हैं कि जब प्रोडक्शन फोर्सेस और प्रोडक्शन रिलेशंस के बीच कॉन्ट्राडिक्शंस एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है तो स्टेटस को तोड़ना जरूरी हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट होती है पॉलिटिकल और लीगल सुपरस्ट्रक्चर्स, क्योंकि रूलिंग क्लास अपनी पावर वॉलंटरली कभी नहीं छोड़ती है। इसीलिए नई क्लास प्रोलेटरिएट तब तक जीत नहीं सकती जब तक पुरानी रूलिंग पावर को फोर्स से हटा ना दिया जाए। मार्क्स का मानना था कि प्रोलेटरिएट के पास खोने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सप्लॉइटेड है, जबकि बोर्जुगीज अपनी प्रिविलेज्ड पोजीशन बचाने की कोशिश करेगी। हर स्ट्रगल प्रोलेटरिएट की क्लास कॉन्शियसनेस को और मजबूत करेगा। मार्क्स ने कहा कि वर्किंग क्लास को एक पॉलिटिकल पार्टी गाइड करे जो साइंटिफिक डॉक्ट्रिन से इक्विप्ड हो। उन्होंने अलग अलग दौरों में पार्टी स्ट्रक्चर के अलग आइडियाज़ को सपोर्ट किया, कभी सेंट्रलाइज्ड मॉडल, कभी डिसेंट्रलाइज्ड सेक्शंस का आइडिया। उन्होंने ये क्लियरली नहीं कहा कि वायलेंट इंसरेक्शन हमेशा जरूरी है। उन्होंने इस सवाल को एब्स्ट्रैक्ट डिबेट समझकर सीधा जवाब देने से बचने की कोशिश की। 1848 के रिवॉल्यूशन के बाद उन्होंने ये भी कहा कि कुछ सिचुएशंस में प्रोलेटरिएट बोर्जुगीज को प्रेशर करके डेमोक्रेसी को एक्सपेंड कर सकते हैं। मार्क्स ने रिवॉल्यूशन को परमानेंट और इंटरनेशनल प्रोसेस माना। उनका फेमस स्लोगन जो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के एंड में लिखा गया था, प्रोलेटरियंस ऑफ ऑल कंट्रीज यूनाइट, ये बताता है कि उनके लिए रिवॉल्यूशन सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं था। वो चाहते थे कि वर्किंग क्लास दुनिया भर में एक हो ताकि कंपटीशंस और डिवीजन्स खत्म हो और प्रोडक्शन के मेन फोर्स वर्कर्स के कंट्रोल में आ जाए। उनका मानना था कि रिवॉल्यूशन सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड कैपिटलिस्ट कंट्रीज में एक साथ या लगभग एक ही टाइम पर होगा। एक ही कंट्री में सोशलिज्म का स्टेबल विक्ट्री उनको डाउटफुल लगता था, लेकिन उन्होंने कुछ स्पेशल केसेस को कम्प्लीटली रिजेक्ट भी नहीं किया। मार्क्स ने यह भी वार्न किया कि वर्कर्स को बोर्जुगीज वॉर्स में कैनन फॉडर नहीं बनाना चाहिए। रिवॉल्यूशन को मैच्योर होना चाहिए, यानी कंडीशंस ऑब्जेक्टिवली रेडी होनी चाहिए।
इकोनॉमिक क्राइसिस, डेवलप्ड प्रोडक्टिव फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग क्लास कॉन्शियसनेस सिर्फ इमोशनल या प्रीमैच्योर एक्शन उनके हिसाब से गलत था। उन्होंने एक्सप्लॉयटेशंस को रिवॉल्यूशन का एक और मेन फैक्टर बताया। मार्क्स कहते हैं कि वैल्यू का असली सोर्स लेबर है। वर्कर जितनी वैल्यू प्रोड्यूस करता है उससे कम उसे वेज मिलती है। जो एक्स्ट्रा वैल्यू कैपिटलिस्ट अपने पास रख लेता है उसे मार्क्स ने सरप्लस वैल्यू कहा। यही सरप्लस वैल्यू कैपिटलिज्म में एक्सप्लॉयटेशंस का मेजर है। जब वर्कर्स समझने लगते हैं कि उनकी मेहनत का एक हिस्सा उनसे छीना जा रहा है तब उनकी रिवॉल्यूशनरी अवेयरनेस बढ़ने लगती है। इस तरह मार्क्स के लिए रिवॉल्यूशन कोई इमोशनल ऑब्स्ट्रक्ट नहीं है बल्कि हिस्टोरिकल नेसेसिटी है। कॉन्ट्राडिक्शंस का लॉजिकल रिजल्ट। जब इकोनॉमिक बेस अपनी लिमिट पर पहुंच जाता है और एक्सप्लॉयटेशन अपने पीक पर होती है तब हिस्ट्री एक नई डायरेक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाती है। द क्लास कॉन्शियसनेस। मार्क्स के मटेरियलिज्म के हिसाब से क्लास कॉन्शियसनेस कोई अलग से पैदा होने वाली चीज़ नहीं है। ये सोसाइटी का इकोनॉमिक लाइफ कंडीशंस का रिजल्ट होती है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पॉलिटिकल आइडियाज़, मेंटेलिटी, रिलीजन, मोरालिटी ये सब मैटेरियल रियलिटी से सेप होते हैं। जो रूलिंग क्लास होती है वो ही डोमिनेंट आइडियोलॉजी को कंट्रोल करती है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में पोर्जुगीज सिर्फ फैक्ट्रीज और कैपिटल का मालिक नहीं होता बल्कि आइडियाज़ और इंस्टीट्यूशन पर भी उसका कंट्रोल होता है। यानी जो प्रोडक्शन के मींस का मालिक है वही आइडियोलॉजिकल स्फेयर को भी अपने फेवर में सेप करता है। मार्क्स का मानना था कि टाइम के साथ वर्कर्स की मैटेरियल मिजरी बढ़ेगी, सिर्फ इकोनॉमिक सेंस में नहीं बल्कि मेंटल और साइकोलॉजिकल लेवल पर भी। वर्कर को इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है कि वो फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है। उसकी मेहनत का बड़ा हिस्सा कैपिटलिस्ट ले लेता है जिसे वर्कर अपने ही प्रोडक्शन से एलिनेट हो जाता है। उसे लगता है कि जो चीज़ उसने बनाई है वो उसकी नहीं है। ये एलिनेशन सिर्फ प्रॉपर्टी से नहीं बल्कि अपने आप से और सोसाइटी से भी हो जाता है। जब वर्कर्स अपनी मिजरी और एक्सप्लॉयटेशन को समझने लगते हैं तब एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्लास इन इटसेल्फ से क्लास फॉर इटसेल्फ का। पहले वो सिर्फ एक एक्सप्लॉइटेड ग्रुप होते हैं जिनको शायद अपनी कंडीशंस का पूरा अवेयरनेस नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे उनकी क्लास कॉन्शियसनेस ग्रो होती है वो अपने गोल्स, अपनी पॉलिटिकल पावर और अपने हिस्टोरिकल रोल का समझने लगते हैं। यही अवेयरनेस सोशल डिससैटिस्फैक्शन को जन्म देती है जो आगे चलकर रिवॉल्यूशनरी एक्शंस में बदल सकती है। मार्क्स और फ्रेडरिच एंगल्स ने अपनी मार्क्सिज्म के आइडिया से दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर किया। वर्किंग क्लास के लिए यह एक ऐसी थ्योरी थी जो उनके प्रॉब्लम्स का साइंटिफिक सॉल्यूशंस लगती थी, लेकिन प्रैक्टिकल हिस्ट्री ने कुछ जगह इस थ्योरी की लिमिटेशंस भी दिखाई, जैसे अक्टूबर रिवॉल्यूशन रशिया जैसे कम इंडस्ट्रियलाइज्ड देश में हुई, जबकि मार्क्स का प्रेडिक्शन था कि रिवॉल्यूशन सबसे पहले हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज में होगी और ये रिवॉल्यूशन इंटरनेशनल लेवल पर स्प्रेड भी नहीं हुई। वर्कर्स ने अपनी नेशनल आइडेंटिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, ना कि ग्लोबल प्रोलेटेरियन यूनिटी को। मार्क्स के हिसाब से ऐसी रिवॉल्यूशन प्रीमैच्योर होती। 20th सेंचुरी में मार्क्सिज्म को कई तरीकों से मॉडिफाई किया गया। व्लादिमीर लेनिन ने मार्क्स के आइडियाज़ को रशियन कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट किया। उन्होंने पार्टी का रिवॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट को एक नई डायरेक्शन दी। क्रिटिक्स कहते हैं कि लेनिन ने मार्क्स के ओरिजिनल कॉन्सेप्ट को डिसॉर्ट किया और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को एक रिजिड पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन बना दिया। साइंटिफिक सोशलिज्म का आइडिया भी प्रैक्टिकल रियलिटी में हर जगह सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर भी मार्क्स की आइडियोलॉजी के सब एस्पेक्ट्स गलत नहीं थे। बेस और सुपरस्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आज भी रिलेवेंट लगता है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हम देखते हैं कि जो लोग प्रोडक्शन के मींस को कंट्रोल करते हैं वही पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल पावर को भी कंट्रोल करते हैं। स्टेट का यूज़
एक्सप्लॉयटेशन के टूल के रूप में होने का आइडिया भी कई हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स में सच के करीब दिखता है।